नमस्कार। आपको क्या लगता है कि आज अगर प्रभु श्री राम या महात्मा गांधी भारत में होते तो उन्हें समता का अधिकार मिलता? शायद नहीं, क्योंकि वो अपर कास्ट से थे। आज भारत में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को गाली देना, ब्राह्मणों को गाली देना, बनिया को गाली देना एक फैशन बन गया है। क्यों? क्योंकि शायद हम इक्वल नहीं हैं। शायद उनको इक्वल स्टेटस नहीं दिया जाता है। और हाल ही में जो यूजीसी का एक्ट आया 2026, उसने तो ये प्रूव भी कर दिया, एक स्टाम्प भी लगा दिया कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हमेशा आतंक फैलाते हैं। वही हैं जिनसे एससी, एसटी, ओबीसी को डरना चाहिए। और क्यों नहीं? क्योंकि सैकड़ों सालों से, हजारों सालों पहले ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो ये साबित करते हैं कि एससी, एसटी, यहां तक कि कुछ हद तक ओबीसी को पीछे रखा गया। लेकिन क्या हम आज भी पास्ट में ही जीना चाहते हैं? क्या हम आज भी उसी मानसिकता से चल रहे हैं? और अगर उसी मानसिकता से चल रहे हैं तो कल फिर हम इस्लाम और मुस्लिम्स के खिलाफ भी बोलेंगे, क्योंकि फिर हम बात करेंगे कि मुगल एम्पायर और उस समय हमारे ऊपर मुस्लिम शासकों ने बहुत ही बुरा सलूक किया था। फिर हम बात करेंगे अंग्रेजों के बारे में कि नहीं, अंग्रेज भी बहुत गलत थे, उन्होंने भी हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया था। जीवन जिस तरह से आगे बढ़ता है, संविधान और प्रियम्बल प्रस्तावना जिस तरह से इक्वालिटी की बातें करता है, हमें भी उसी ओर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन रोक कौन रहा है? रोक रहे हैं ये राजनेता, ये पॉलिटिशियंस। किसी भी एक पॉलिटिशियन या एक पॉलिटिकल पार्टी ने ये हिम्मत नहीं दिखाई कि वो सच को सच या गलत को गलत कह सके। और अगर ये सच सुप्रीम कोर्ट ने ना कहा होता तो शायद सच में जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं वो वंचित ही रह जाते। आइए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा यूजीसी एक्ट 2026 के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी 2026 को इस एक्ट को रोक दिया और रोकने के साथ में ये भी कहा कि ये रेगुलेशन जातिगत भेदभाव को बढ़ा रहा है और सामान्य वर्ग के साथ जो भेदभाव है इसमें इन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़े। एक बार देखते हैं कि इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी। 13 जनवरी 2026 को हम देखते हैं कि ये रेगुलेशन जो है ये नोटिफाई किया गया और ये उच्च शिक्षा में जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए 2012 के फ्रेमवर्क की जगह लेने वाला। यह कदम क्यों उठाया गया? क्योंकि रोहित वेमुला और पायल तडवी की माताओं ने, जो कि कैंपस में भेदभाव से जुड़े आत्महत्या के मामले में एक पीआईएल दायर किया था 2019 में, और इसी के द्वारा इसे उठाया गया। संस्थानों में इक्विटी कमेटियां बनाई जानी चाहिए, ये अनिवार्य किया गया, और जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और महिलाओं के सदस्य होने की जो शिकायतें होंगी वो जांच करेगी। अब इन नियमों के तहत संस्थानों को शिकायतों के लिए इक्विटी कमेटियां बनानी थी, लेकिन इससे जनरल कैटेगरी के ग्रुप्स ने उल्टे भेदभाव का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। 3 रीट याचिकाएं गई मृत्युंजय तिवारी, विनीत जिंदल, राहुल दीवान द्वारा, और इन्होंने कहा कि आर्टिकल 14 जो कि समता के बारे में बात करता है उसके खिलाफ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि क्लॉज 31C की जो परिभाषा है कि यह जाति आधारित भेदभाव को संकीर्ण रूप से परिभाषित करता है, जिसमें जाति जनजाति के आधार पर केवल एससी, एसटी, ओबीसी सदस्यों के खिलाफ भेदभाव शामिल है, सामान्य श्रेणी के पीड़ितों को छोड़कर, और एक तरफा भेदभाव को मानते हुए। दूसरा ये भी कहता है कि बहिष्करण का जो दायरा है, सामान्य वर्ग के छात्र जाति आधारित उत्पीड़न के लिए बिना किसी उपाय के रह गए, तो बाकी सबको तो उसमें डाल दिया गया। एससी, एसटी, पहले ओबीसी नहीं था, ओबीसी को भी डाला गया है। बहुत अच्छा किया गया है, करना भी चाहिए। लेकिन जनरल कैटेगरी को जब आप बाहर रखते हो तो वो क्या मैसेज देता है? वो मैसेज ये दे रहा है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, इसका मतलब वही हैं जो इन लोगों को उत्पीड़ित करते हैं। क्या ये सही है? और अनावश्यक और मनमानी भी माना गया। जब 3 सभी भेदभाव को कवर करता है तो अलग से 3C की कोई जरूरत ही नहीं थी ना। अगर हम लोग की डिफरेंसेस देखिए 2012 और 2016 में जो है
इसका स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन जो 2026 वाला है ये थोड़ा सा संकीर्ण है। ये एसटी, एसटी, ओबीसी की बात करता है, लेकिन ये केवल जाति आधारित है। लेकिन ब्रॉड वे में ऑल स्टूडेंट्स, कास्ट, क्रीड एटसेट्रा को कवर किया जाना चाहिए था, ये 2012 का रेगुलेशंस कहता था। अगर कमेटी और ऑफिशियल्स की बातें करें तो इक्विटी कमेटियां जो इसमें बनी गई हैं, इसमें रिप्रेजेंटेशन मैंडेटरी है। जहां तक कि 2012 में जो एंटी डिस्क्रिमिनेटरी ऑफिसर था यह इक्वल ऑपोजिटिक सेल था। अगर फॉल्स कंप्लेंट्स हम देखें तो नो एक्सप्लिसिट पेनल्टीज, कोई भी स्पष्ट दंड नहीं दिया गया है। 2012 में ये एब्सेंट था। और प्रिजम्पशन, ये केवल आरक्षित पीड़ितों के लिए है, एक तरफा है, ये कहीं भी सामान्य वर्ग और बाकी वर्गों की बातें नहीं करता है। अदर सुप्रीम कोर्ट कंसर्न्स, अगर बाकी जो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि क्या चीजें हैं, पहला तो अस्पष्ट है और दुरुपयोग की संभावना यहाँ पे है। जैसा कि हमने बोला कि मान लीजिए कि कॉलेजेस में आप देखते हैं कि स्टूडेंट इलेक्शंस होते हैं, अब उसी में किसी ने मान लीजिए किसी बच्चे को फंसाने के लिए आरोप गढ़ दी, इसमें कोई पेनल्टी है ही नहीं। अगर गलत आरोप भी गढ़ा गया, कल प्रूफ भी हो जाएगा कि गलत था, तो कोई पेनल्टी नहीं है। तो हर कोई इसको अपने मनमानी ढंग से दुरुपयोग कर सकता है। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, यूजीसी एक्ट रैगिंग के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। हमने देखा है कि जातिगत जो चीजें होती है कैंपस में, उससे ज्यादा ये जो सीनियर और जूनियर की प्रॉब्लम्स होती है, उसमें भी बहुत सारी आत्महत्याएं हुई है। उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं गया, तो उसे भी देखना चाहिए। पिछड़ा सामाजिक प्रभाव, इससे समाज जो है वो बच सकता है। जाति विहीन समाज की दिशा में हुई प्रगति खत्म हो सकती है। तो हर कोई ये मानता है कि जो है एससी एसटी को जो है आरक्षण मिलना चाहिए, और ये सही भी है। हर कोई ये मानता है कि उन्हें प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन जस्ट बिकॉज कि जनरल कैटेगरी जो है, वो हायर कास्ट जो है, उसको आरक्षण नहीं मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें हमेशा प्रिज्यूम किया जाए कि वो ही गलत करेंगे। उन्हें भी एक तरह से इक्वेलिटी मिलनी चाहिए। और नॉन रिग्रेशन सिद्धांत 2012 के नियम समावेशी सलाहकारी थे। आर्टिकल 15(4) में विशेष प्रावधानों की अनुमति होने के बावजूद 2026 एक पिछड़ा कदम। तो ये हम देख रहे हैं कि जो ये नियम है और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, और इसकी जो टाइमलाइन है वो यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले मृत्युंजय तिवारी, विनीत जिंदल और राहुल दीवान ने ये याचिकाएं दायर की। फिर सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह ने बहस की इसके ऊपर में। संस्थान 2012 के नियमों पर वापस लौटेंगे। अगली सुनवाई 19 मार्च को 2026 को संभावित होगी और संभावित एक्सपर्ट पैनल का सुझाव दिया गया है। विरोध प्रदर्शन पहले से ही हो चुके थे। सामान्य वर्ग को बंटवारे, शैक्षणिक असर को लेकर चिंताएं थी। तो ये है पूरा मामला। अब चीज यहाँ पे बस एक आती है, और वो क्या है, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाएंगे, अगर आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाएंगे, आप देखेंगे कि वहां पे मतभेद, आइडियोलॉजिकल मनभेद नहीं। वहां पे हर कैटेगरी के जो छात्र हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ही समता के साथ में रहते हैं। और जब हम ये कानून, ये लॉ लेकर आते हैं जहां पे ये बातें होने लगती, करीब हॉस्टल्स भी अलग कर दिया जाए, हाँ, और बाकी चीजों को भी अलग कर दिया जाए, तो ये एक बहुत ही गलत मैसेज देते हैं। गलतियां बार बार माननी चाहिए जो हुई है, लेकिन गलतियों को सुधारना चाहिए। गलतियों को सुधारने के लिए एक नई गलती नहीं करनी चाहिए। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे किस टॉपिक पे आप चाहेंगे कि हम आपसे रूबरू हों, हम आपसे आपकी बातें करें, ये हमें जरूर बताइएगा। मैं प्रत्युष तिवारी, धन्यवाद।